और अचानक चैम्बर में आपको क्या चीज़, क्या सोच कर आप आए हैं? मेरा और मेरी तरह के सब दोस्तों का ये हक है। वहाँ पे है 1 लाख भट्ट साहब के पास और आप इधर के होके रह गए और वो कहीं और चले गए, ऐसा आपका कहना है? जी ऐसे ही है। मैं तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में आपको बताया कि मुझे खुद ही उन्होंने भेजा था। तो सदर के लिए मेरिट क्या है, क्या क्राइटेरिया है? देखिए, मेरिट तो सबसे बड़ा यही है ना कि आपको एक बिजनेसमैन, प्योर बिजनेसमैन होना चाहिए। प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ बट होना ज़रूरी है? पिछले कई सालों से आप देखें कोई बट ही नहीं है। अखलाक बट के बाद कोई बट आया ही नहीं। ज़ियाउल्लाह और फ़ानी साहब आपके ग्रुप के मेंबर हैं कि वो ये कोशिश करते रहे कि उन्हें कोई 2 सीटें मिले ताकि वो अपने दोस्तों को उसमें एडजस्ट कर सकें। कंपैरेटिवली हमारे बिल्कुल हमसाये में सियालकोट है। सियालकोट ने क्या अचीवमेंट्स हैं उनकी, ये बात मेरा ख्याल है आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है। एयरपोर्ट उन्होंने लिया, ड्राई पोर्ट उन्होंने लिया, सड़कें, ये वो जो भी आपके सामने है। सड़कें बनाना चैम्बर का काम नहीं है, गलियाँ नालियाँ बनाना चैम्बर का काम नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिक्स करना चैम्बर का। की तस्दीक करते हैं कि आपके कायदीन समेत और आप समेत जो एक नई कंपनी बनाई गई है इस मोटरवे लिंक के लिए, आप उसके बेनिफिशरी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो कंपनी बनी है उसमें आपका नाम नहीं है? कंपनी बनी है उसमें मेरा नाम है। वो नाम ये है कि मैंने उसमें जो इसका एक्सपेंस आना है वो पैसे मैंने। अभी जो वॉशिंग मशीन सेक्टर के प्रेसिडेंट हैं वो आपके साथ नहीं है, उन्होंने तो अगेंस्ट जाने का ऐलान किया। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने इस चीज़ का हमारे साथ ये कहा है कि हम लोग 100% मुतमईन थे उमर अशरफ की कारकर्दगी से और उमर सलीम की कार। तो क्या आपको इसी वजह से सामने तो नहीं लाया जा रहा कि आप जो है नून लीग के हल्का से हैं और अपना एक अच्छा हल्का हिबाब रखते हैं, और चूँकि वकील डार साहब भी मौजूद थे, वो PTI से हैं, शाहिद साहब मौजूद हैं, वो नून लीग से हैं, तो वो लोग इन चीज़ों को लोग नहीं देखा है। तो बिस्मिल्लाह ज़रूर है। प्लास्टिक इंडस्ट्री को पिछले 2 सालों से बहुत सारे मसाइल का शिकार रही है ये इंडस्ट्री, और ये अब तो यही है चलो जी, पुरानी बातों को छोड़े, हम अगली बात कर रहे हैं ना। लेकिन आप लोग उनके साथ लोग मिल रहे हैं, आपके साथ उनमें से कोई टूट के मिले? आप मुझे एक भी बात बताएं कि कोई ऐसा बंदा गया हो जिन्होंने कोई नई रजीम का। नहीं, कोई बात। जो पत्ते हैं जेब में क्यों छुपा रहे हैं? पत्ते जिनको पत्तों को पता है वो पत्ते टाइम से बस ऐसे ही कर रहे हैं। अभी एग्जेक्टिव अनाउंस हो चुके हैं दोनों साइडों पे, अभी तो नहीं, अभी कोई एग्जेक्टिव बिल्कुल थोड़ा एग्जेक्टिव अनाउंस नहीं है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क G4 गुजरांवाला। नाजरीन, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2021 इलेक्शन की तैयारियां और उसकी भागदौड़ और हर तरीके से आपके सामने है और बड़ी तेज़ी से जारी है। जो इस टाइम पे एग्जेक्टिव मेंबरान और उनके हामी इस टाइम जितनी तगोदो और जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग अखबारात पे और मीडिया पे आपके सामने आ रही हैं। इसी सिलसिला में हमारे साथ आज के हमारे मेहमान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुल्की सियासत में अच्छा नाम, शहर में अपना एक बड़ा पॉजिटिव इमेज रखते हैं और सियासी और कारोबारी हलकों में अपनी एक अलहदा से पहचान रखते हैं, जी वो हैं शुएब भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का शुक्र है। भट्ट साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको कि यूनिटी की तरफ से आप एग्जेक्टिव के लिए मेंबर हैं और इस दफ़ा आप जो है यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी इंशाल्लाह। तो आपके मद्दे मुकाबिल भी जो हैं वो भी अपनी तैयारियों में हैं। तो आप तो माशाल्लाह से एक बड़े पुराने और मंझे हुए सियासतदान हैं, आपने मुल्की सियासत में एक बड़ा मुकाम अल्हम्दुलिल्लाह हासिल किया, और अचानक चैम्बर में आपको क्या सोच कर आप आए हैं? जी पहले तो बहुत शुक्रिया G4 गुजरांवाला का, ये बहुत पॉजिटिव रोल आप अदा कर रहे हैं, लोगों के लिए भी, हमारे शहर के लिए भी। बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आते हैं, बड़े ज़बरदस्त इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। सेकेंडली ये है जी कि गुजरांवाला की जो चैम्बर की सियासत है, मैं 20 साल से इसमें बिल्कुल इन हूँ, और मेरा ख़ानदान, मेरा घर, मेरी फैमिली, आप अंदाज़ा लगाएंगे C7 हमारा वोट है और इस वक्त 1234 के करीब C के वोट है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हम लोग कब से इसमें इन है। और चैम्बर जो है वो बेसिकली मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और पॉलिटिक्स में और अपनी एफिलिएशन किसी पार्टी के साथ होना वो एक अलग चीज़ है, इधर उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस तरह बिज़नेस कम्युनिटी के लिए मेरा और मेरी तरह के सब दोस्तों का ये हक़ है कि वो आके अपनी इंडस्ट्री और अपने गुजरांवाला के जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी बेटरमेंट के लिए काम करें। तो मेरे ज़ाती ख्याल में तो इतना मुझे नहीं था, लेकिन मेरे ग्रुप ने ये
मुझे कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए ताकि हम लोग जो है ना अपना विज़न लोगों के आगे रख सकें, और जो हमारा ग्रुप पिछले साल जो चीज़ें लेके चल रहा था उसकी कंटिन्यूटी करें और वो मंसूबे पाया तकमील तक पहुँचाए जा सकें। बट सब पिछले 2-3-4 साल से 2 ग्रुप थे, दोनों में से वो मिलकर एक हो गए, और 2-3 साल से वही लोग मतलब हुक्मरान इस टाइम जो चैम्बर के ऊपर इस टाइम ग्रुप आपका जो है ना वो जीता हुआ है। आपने इस टेन्योर को आपकी पार्टी ने, आपके ग्रुप ने एंजॉय किया। आपके पास क्या पोर्टफोलियो है? आपने पिछले सालों में क्या किया? जो नए क्या मंशूर है आपका? क्या चीज़ देने के लिए आप आए? इंडस्ट्री को क्या देंगे? शहर के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये देखें, ये 2 ग्रुप्स हैं और शुरू से ही हैं। कुछ लोग नादानी में और जल्दी से कुछ चीज़ें छीनने में लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अपनी कैमरे पे आके झूठ बोल रहे हैं। पहले तो मैं वो बहुत कंडेम करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, फाउंडर ग्रुप था शुरू में, उसमें शेख असलम साहब थे और हम लोग सब उसमें थे। इसमें इसी तरह जिस तरह के वो आज बातें कर रहे हैं, इसी तरह के उनसे जो लैदा होके लोग आए तो उन्होंने भी यही बातें की थी। आज ये मसूफ़ आए हैं और ये उस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हमेशा जो सिलेक्शन वाला नारा था वो तो हमेशा जिस ग्रुप में ये बैठे हुए हैं वो उस ग्रुप में था। इलेक्शन जो है पहली दफ़ा जो हुआ वो यूनिटी ने आके कराया था। अखलाक अहमद भट्ट साहब और मलक ज़हीर ग्रुप, शेख नसीम ग्रुप ने जब उन्होंने फाउंडर से अलहदगी की तो ये 2018 की बात नहीं है, वो अपनी तारीख की दुरुस्तगी कर लें। ये अगर मेरी बात कोई गलत होगी, मैं इसको ऑन एयर आप बेशक किसी जगह पे डिबेट रख लें। जो लोग झूठ बोलते हैं आके और झूठी बातें करते हैं तो उन्हें शायद ये इल्म नहीं है कि बड़े आके सॉफ्ट से लहजे में आके बात करना और लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोलना और सच्चाई में बहुत फ़र्क है। सच्चाई में देखें, मैं आपको बता दूँ, हमेशा से सिलेक्शन होती रही। मैंने आपका एक पिछले दिनों एक इंटरव्यू सुना, उसमें आपने कहा जी कि गालबन कुछ दोस्त 2 साल के लिए भी रहे। तो आप ज़रा निकाल के देखें वो कौन लोग थे 2 साल। वो वही थे जब सिलेक्शन होती रही। ये शेख नसीम के दौर में आके आया कि दोबारा कोई बंदा दूसरी दफ़ा सदर नहीं बन सकता। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस पे गौर से एक नज़र डालें तो पिछले साल हमारे 16 जो एग्जेक्टिव आए उनमें से आप देखें तो एक उमर अशरफ आए जो मलक ज़हीर साहब की उनकी अजीज़दारी मौजूद है, और एक शेख नसीम साहब के भतीजे आए 20 साल बाद। उससे पहले इसके अलावा आप अगर एक नज़र दौड़ाएँ, बाकी 14 जो एग्जेक्टिव हैं उनमें एक भी किसी का रिश्तेदार नहीं, कोई अजीज़ नहीं है। और अगर ये कहते हैं जी आपस में बंदर बाट करते हैं और अजीज़ों को ओबलाइज करते हैं, मैं तो किसी का अजीज़ नहीं हूँ। मुझे वो इस इलेक्शन के लिए कह रहे हैं, मेरी तो किसी से कोई अजीज़दारी नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग इससे अलहदा होकर एक नया सेटअप चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आप एक ही दफ़ा सबको बैठा के इनसे हल्फ ले लें और कहें जी सच्ची सच्ची बताएं, तो मेरे दोस्त कसम खा रहे थे, तो मैं आपको ऑन एयर कसम खा के कहता हूँ जितने लोग गए सब सीटों के लिए गए हैं, एक बंदे ने भी नहीं कहा कि हम लोगों को ये जो है ना हमारा ग्रुप ये परफॉर्म नहीं कर सका तो हम जा रहे हैं। इवन के हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं जो वॉशिंग मशीन्स वाले हैं जिनकी ये बात कर रहे थे, आप यकीन करें कि वो इतने अफसरदा थे और वो कहते थे कि यार हमारे साथ बड़ा बेहतरीन लाइजॉन था उमर अशरफ का, और कोई मजबूरी उन्हें होगी, मैं नहीं कहता, ज़ाहिर है दुनियादारी है। और कुछ लोग रिश्तेदारों की बातें कर रहे हैं, तो कमर दिलबर ज़ाहिर रिश्तेदारी की वजह से तो नहीं गए, जो वो आपको कहते हैं मीठा मीठा लेकिन बट साहब ठीक है, आपकी बात वो तो आगे चलती रहेंगी। आप कह रहे हैं कि पुराने दौर में जिस तरह के शेख असलम साहब थे, उन्होंने भी अपने घर में ही जो है ना वो हर चीज़ बांटी थी, तो उसके बाद आप लोगों ने इलेक्शन करवाया, तो इलेक्शन के बाद तो आपने भी तो उसी रविश को बरकरार रखा, आपके ग्रुप ने भी कोई ऐसी चेंजिंग तो नहीं लेके आए जो बेबांके दहल आपने दावे कर रहे था आपका ग्रुप उस वक्त के लिहाज से, इखलाक भट्ट साहब का जो ग्रुप था कि हम ये कर देंगे, उसके बाद आने के बाद तो उसी रविश को बरकरार रखा उन्होंने। बेसिकली देखें, मैं तो शेख असलम के साथ उनके साथ मेरी लाइजॉन था, मैं उन्हीं के साथ चलता था, मेरी फैमिली भी उन्हीं के साथ बहुत अरसा चलते रहे हम लोग। और मुझे शेख साहब ने ही भट्ट साहब के पास भेजा था कि जाएं और उनसे बात करें
ताकि हम लोग जो है ना उनसे इत्तेहाद करना चाहते हैं। तो वो मुझे उधर भेज के तो उन्होंने अपनी कोई देखा तो जो दूसरी तरफ थे उनकी सेटिंग सीटों वाली जो है ना उधर, और मैं जो है ना उधर जिनसे बात करके आया था, तो मैं अपनी बात को फिर नहीं कर सका कि यार आपने मुझे भेजा था तो ये गैर मुनासिब बात है, तो इसलिए मैं अखलाक भट्ट साहब के साथ आया। तो दूसरी बात ये कि मैं आपका सवाल समझ नहीं सका, मैंने तो आपके सामने 16 एग्जेक्टिव रख दिए, 2 में जीजदारी हैं, बाकी 14 में कोई जीजदारी बता दें। कोई चीज़ ही नहीं है इधर, तो ऐसी चीज़ ही नहीं है। अखलाक अहमद भट्ट साहब बहुत साल पहले प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद ना उनका कोई भाई, ना कोई बेटा, ना उनका कोई चचाजाद, ना कोई उनका दूर नज़दीक का रिश्तेदार, कोई नहीं आया। अब मलिक ज़हीर साहब बहुत साल पहले प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद उमर अशरफ साहब हैं जो उनकी डायरेक्ट रिश्तेदारी नहीं है, उनकी जीजदारी ज़रूर है। और इसी तरह अब अगर आप इस चीज़ को देखें तो आसिम अनीस साहब उससे 1 साल 2 साल पहले बने, तो आसिम अनीस साहब भी तो उन्हीं की उसी जीजदारी में आते हैं। अगर 1 साल हम लोग उधर बैठ के चैम्बर की सदारत करते रहे और पूरे साल में हमें ये ख्याल नहीं आया कि हम लोग अजीज़दारी की वजह से आ गए हैं, तो जैसे ही वो ख़त्म होती है तो फिर हमें ये याद आया था कि यार इधर अजीज़दारी हैं, इधर रिश्तेदारी हैं। खुदारा मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी जमातों के सियासी बातों पे दीवारें उठाते हैं, कभी जब पॉलिटिक्स होती है, जब चैम्बर के इलेक्शंस आते हैं, तहाँ पे झूठ बोल बोल के लोगों के दरमियान आप दीवारें खड़ी करते हैं। इलेक्शन लड़ें, ये 18 तारीख को इलेक्शन होगा, सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि कौन किसके साथ है। हमारा मुखालिफ ग्रुप पिछले साल भी बड़े बुलंदोबाग दावे करता था। मतलब आप यूनिटी डबल वोटों से हम लोग जीते थे। यूनिटी और वन यूनिटी, जब ये सेपरेट थे तो ये भी तो इलेक्शन में ऐसा ही करते थे। अब लोग आप आपस में मिल गए हैं, बाहर जो हम कैंपेन में देखते थे बातें कुछ और होती थी, जब आपका ग्रुप दोनों आपस में मिल गए तो बातें तो फिर वो भी इसी तरह की हो गई। आज ये ग्रुप पिछले साल जो भी दावे करता था, ये तो इलेक्शन आएगा, वोट लेगा, जो भी बरसरे इक़्तिदार आएगा वो यहाँ पे गिरेगा। मेरा सवाल फिर रिपीट आपसे वही है, आपको मैं अगर आप मेरी बात की समझ नहीं आ सकी कि पिछले जो शेख असलम का एक ग्रुप था जिसमें आपने भी 18 साल अपनी सर्विसेज दी, उनके साथ आप चले, उसके बाद जब आप एक लाइजोन के लिए, उनके दरमियान सुलहजुई के लिए, एक ब्रिज बनने के लिए आप वहाँ पे आए अखलाक भट्ट साहब के पास, और आप इधर के होके रह गए और वो कहीं और चले गए, ऐसा आपका कहना है? जी ऐसे ही है। मैं तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में आपको बताया कि मुझे खुद ही उन्होंने भेजा था, और फिर उनकी जो जिस पार्टी से वो अलहदा होना चाह रहे थे। और बेसिकली मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ये बेसिक ये वजह नहीं थी यहाँ पे कि वो बहुत ज़्यादा ये ख्याल किया जा रहा था जी कि शहर के लिए काम नहीं हो रहे तो इसलिए इनके साथ नहीं रहना। वो फेडरेशन का मामला था, शेख साहब चाहते थे कि फेडरेशन में मेरा बंदा जाए, तो उस चीज़ से इनका झगड़ा हुआ। वहाँ पे भी ये बारियाँ ही हैं, क्यों नहीं बारियाँ, उधर भी यही बारियाँ हैं कि 8 आप ले लें, फलां ले लें, ये कह दें, ये सिलेक्शन ना करें, ये सुबह अखबार में इश्तिहार दे दें कि जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं आ जाए। इन्होंने भी ऐसे ही बांटना है कि एक आसिम अनीस कहेंगे जी एक सीट मेरी है, एक आमिर रहमान कहेंगे मेरा बंदा आ रहा है, 2 शेख असलम साहब कहेंगे, एक राना नासिर साहब कहेंगे, सब दोस्त ऐसे ही कहेंगे। उनका तो कहना है हमारी किसी से रिश्तेदारी, जो उन्होंने एग्जेक्टिव अनाउंस किए हैं हाँ। उनका किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, तो हम लोगों का भी कोई रिश्तेदार नहीं है। और सब जो सदर आता है चैम्बर का, उसके लिए क्या मेरिट है? आपको एक हमें जहाँ तक शुनीद है कि आप इस दफ़ा प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, क्योंकि 2 ग्रुप हैं, दोनों में से बारी बारी आपकी थी, पहले पिछली उनकी बारी थी मलिक ज़हीर ग्रुप की, अब आपकी बारी है अखलाक भट्ट ग्रुप की, आप उनकी तरफ से जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। तो सदर के लिए मेरिट क्या है, क्या क्राइटेरिया है? देखिए मेरिट तो सबसे बड़ा यही है ना कि आपको एक बिजनेसमैन, प्योर बिजनेसमैन होना चाहिए। मैं ऑन एयर ये आपको कहता हूँ, अगर मेरा ग्रुप मुझे एज आ प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा कि आप प्रेसिडेंट आएँ, अभी ये कोई पक्की बात तो नहीं है, ये तो एक आपका ख्याल है कि जी मैं प्रेसिडेंट आ रहा हूँ। तो देखिए सबसे बड़ा एक बिजनेसमैन का प्योर बिजनेसमैन होना चाहिए, उसकी वो इंडस्ट्री से है, ट्रेडर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, ये होना चाहिए। आप मेरा क्राइटेरिया चेक कर लें। मेरे वालिद साहब ने 1954 में फैक्ट्री शुरू की थी और हम लोग उसको भी माशाल्लाह रन कर रहे हैं। मेरे ताया असलम भट्ट साहब भट्ट सिल्क नाम से जाय नमाज बनाते हैं, वो पूरे पाकिस्तान में, हमारे जाय नमाज पूरी दुनिया में जाते हैं। और दूसरा एक और चीज़ होती है कि आपके शहर में, आपके मुल्क में आपका कैसा नाम, आप और या कोई और बंदा, मेरे मुखालिफ कैंप से कोई बंदा ये कह दे हमने किसी का 1 रुपया देना है, या किसी से कोई पैसे लेके उनसे कोई
किया या कारोबारी कोई दगा दिया तो हम लोग फिर भी ये होता है ये बात कि आप ये इलेक्शन जो है ना दूसरे रवायती इलेक्शनों से मुख्तलिफ होते हैं। आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बिज़नेस कम्युनिटी को, तो बिज़नेस के आपके रूट्स कैसे हैं, आप कैसे बिज़नेस कर रहे हैं और आपके जो तरीक़ाकार है वो कैसा है, यही इसका मेरिट है। इसका मेरिट ये नहीं होता कि आपने किसी का गटर खुला दिया है, आपने किसी की सड़क बना दी है, ये काम इसमें नहीं है। मेरिट इसमें यह है कि आप कितने ऑनेस्ट बिजनेसमैन हैं, आपके पास क्या विजन है, आप बिज़नेस कम्युनिटी के लिए क्या करेंगे। आप मुझसे ये सवाल करें, अगर कल को हम लोग इलेक्ट हो जाते हैं, हम लोग जीत जाते हैं, गुजरांवाला के जो बिज़नेसमैन हैं वो हम पे इत्मीनाद का इजहार करते हैं जैसे पिछले साल किया था, तो हमने पिछले साल क्या किया और हम अगले साल क्या करेंगे। बट साहब आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपकी पॉजिटिव रिप्यूट है, आपका ख़ानदान एक बिज़नेस के नाम से जाना और पहचाना जाता है पाकिस्तान लेवल पे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे। आप ख़ुद एक पॉजिटिव आदमी हैं और आपकी मार्केट में एक अच्छी जड़ें हैं और अच्छी वर्थ है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके ग्रुप में आपको आए हुए 2 साल हुए हैं, आपने 18 साल उसी ग्रुप का साथ दिया, उसी के साथ चले जो आपके अगेंस्ट है इस टाइम। आप 2 साल इसी ग्रुप में हुए आए हैं, आप इसी ग्रुप में आपके सेक्टर से, पावर लूम सेक्टर से कमर दिलबर साहब, मेरे पास ये खबर है कि वो इस बात से छोड़ के चले गए कि एक वो बंदा जिसका एक पोर्टफोलियो इस ग्रुप में बहुत छोटा टेन्योर है, उसको एक अनाउंस किया गया, मुझे नहीं अनाउंस किया गया, कोई और सीनियर नहीं था। क्या आपके ग्रुप में, इखलाक भट्ट ग्रुप में, प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ भट्ट होना ज़रूरी है? नहीं, पिछले कई सालों से आप देखें कोई भट्ट ही नहीं है। इखलाक भट्ट के बाद कोई भट्ट आया ही नहीं। इतने सालों बाद एक भट्ट आ रहा है तो उसको थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें या हुक्म करें, मैं अपने नाम से भट्ट उतार देता हूँ। देखें, भट्ट या जट या अंसारी या मुग़ल, हम सब लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ये सब बेमैनी गुफ्तगू है। इंसानियत ही सबसे बड़ी बरादरी है और हमारी कारोबारी बरादरी जो है वो इसी चीज़ पे चलनी चाहिए। ये जो बरादरीज़म की बातें हैं ना, ये भट्ट होना ज़रूरी है या ख्वाजा होना ज़रूरी है या शेख होना ज़रूरी है, ये सब बातें ऐसी हैं। ये हमारे जब हम लोग, क्या पता है कि किसी वक्त भी ये इकट्ठे दोबारा बैठ जाएं, तब ये बातें कहाँ जाएंगी। इसी तरह से होना है। फिर मैं यही कह रहा हूँ ना आपको, आप इनकी ये बातों पे तो रविश इसी तरह से चलती है। मुझे अल्लाह ताला ने हमारी 2018 की गवर्नमेंट में एक मौका दिया। आप मेरी रिप्यूट चेक कर लें, जितने बिजनेसमैन हैं, मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ, कोई बंदा के एक कप चाय का किसी से पिया हो, वापडा के लोगों के फीस बिल्लाह अल्लाह के हुक्म से काम किए, कोई बंदा ये कह जी शुएब भट्ट के से एक कप चाय का पिया था, उसने काम करवाया। ये देखिए, ये जब अल्लाह ताला हमें कोई ज़िम्मेदारी देता है वो अमानतन होती है, हमारा ये फ़र्ज़ है। इसी तरह मेरे ताया जी को देखें, 12 साल वो मेयर है, कोई बंदा उन पे उंगली उठाता है? हमारे ख़ानदान पे इंशाल्लाह ऐसा कोई बंदा उंगली नहीं उठाएगा। और मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि इन चीज़ों से निकलें। अभी तो मैं सदर नहीं हूँ, आप कमर दिलबर की बात कर रहे हैं, मेरा भाई है, उसने बड़े हमें बटेरे और जर्दा हर इलेक्शन पे खिलाए। वो आके इधर आ जाएं, वो भी डिबेट में आ जाएं, वो आके कहें कि मुझसे उन्हें कोई तकलीफ़ है। बिल्कुल भी नहीं है। यूनुस अंसारी साहब की उनसे अजीज़दारी हुई है, तो यूनुस अंसारी साहब की तरफ से उन्हें कोई शायद ये आया कि शुएब भट्ट नहीं, मैं उसके लिए भी हाज़िर हूँ। अगर बैठ जाएं, बैठ के बात करते, जाने से पहले बात करते। आप ही मुझे बता दें, क्या किसी ग्रुप को छोड़ने के लिए ये क्या मुनासिब बात है कि बंदा कहे जी ये इसको नहीं होना चाहिए? कहना तो ये चाहिए था कि जी मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे भी आप इसके ऊपर देखें, उसके बाद ग्रुप फैसला करें। मेरे भाई आए, हो सकता है मैं खुद ही कह देता कि अगर कमर दिलबर इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं तो कोई बात नहीं। और किस तरह आप यकीन करेंगे कि खुदा पे तो आपको यकीन है ना, तो मैं उसी खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैंने अपने मुंह से एक दफ़ा भी नहीं अपने ग्रुप को कहा कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। ना ज्वाइनिंग के वक्त कहा था, ना आज के दिन तक का। अगर मेरा ग्रुप अगर मुझे कोई जिम्मेदारी देगा तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर कमर दिलबर साहब अगर आना चाहते थे, कोई बात करना चाहते थे, ओपन फारम है। आप इसी तरह मेरे भाई समीउल्लाह नईम, मेरा बहुत अच्छा भाई है, वो गए, आप उनसे पूछ लें। वो आमिर मान साहब कह रहे हैं जी, वो तकरीर करके कह रहे थे जी मेरा, वो नुमान के साथ उनकी दोस्ती थी, उनके साथ ज़ाती कोई इख्तलाफ हुआ, उस वजह से उन्हें जाना पड़ गया। कोई ऐसी बात नहीं कि हम लोग डिलीवर नहीं थे कर रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, समीउल्लाह नईम एक बड़े बाप का बेटा है, आप उनसे आप पूछ रहे हैं, बुला के पूछें ना। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ वो झूठ नहीं बोले। वो इसी वजह से गए कि उनकी कोई ज़ाती नाराज़गी होगी। इसी तरह आप देखें, ता फरीद
मलक ज़हीर के ग्रुप से इलेक्ट हुए थे, चले वो आके अपनी ईमानदारी से बता दें। इसी तरह आप सफ़ियान को देखें, वो फर्नेस मिल के को रिप्रेजेंट करते रहे 2 साल, आखिर तक हमारे साथ बैठे रहे और अपनी तकरीर में भी वो कहते रहे कि मैं बड़ा कंफर्टेबल रहा उमर सलीम के साथ भी और उमर अशरफ के साथ भी। और वो इस दफ़ा फिर वो एक मेटल ये फर्नेस वालों के लिए सीट मांग रहे थे। तो देखें और भी बहुत सारे लोग हैं, आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप कहें कि हर दफ़ा ही एक ही जगह से बंदे हैं। आप अगर आपका हुज्जम बड़ा है, आप समझते हैं यार हमारी मौजूदगी, हमारा बिजनेस बड़ा है, तो आपको दूसरों को भी मौका देना होता है। ज़ियाउल्लाह और फ़ानी साहब आपके ग्रुप के मेंबर हैं, उनके कोर कमेटी के मेंबर से कहा जा सकता है। सारा साल उनकी ये स्टेटमेंट्स आती रही हैं आलमोस्ट कि जी हमारे 6 हैं, उनके 8, हमारे भट्ट साहब इस तरह कर लें, इस तरह की नेगोशिएशन उनके साथ चलती रही। लेकिन वो फिर दोबारा इलेक्शन आ गया तो वो अपनी पिछली तनख्वाह पे ही आपके पास वापस आ गए हैं। तो उनके इख्तलाफात क्या थे और मतलब किस तरह ख़त्म हुए? देखें, ये पिछली तनख्वाह वाली बात तो गैर मुनासिब है। ये वो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं ना कि वो अपनी कम्युनिटी के साथ कितना लॉयल हैं कि वो ये कोशिश करते रहे कि उन्हें कोई 2 सीटें मिले ताकि वो अपने दोस्तों को उसमें एडजस्ट कर सकें। इसमें ये तो नहीं है कि ज़ियाउल्लाह और फ़ानी साहब खुद कभी सदर नहीं बने, वो तो अपने लिए तो नहीं कह रहे कि मैंने लड़ के बनना, वो दूसरे दोस्तों के लिए कह रहे थे। और इसी तरह भट्ट साहब का ये ख्याल था कि चौक हमारे दरमियान में एक ये बात हुई है कि आपने जो अपने दोस्त हैं उनको, जो हमारी यूटेंसिल्स हैं और ट्रेड्स हैं, ये धागे की लूमों वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, हम लोगों ने उनको एडजस्ट करना है, आप लोगों ने इनको एडजस्ट करना है। तो उन लोगों को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास सीटें जो है ना वो हमारे पास पूरी हैं। हमने अपने अपने दोस्तों को इसमें एडजस्ट करना है जिन लोगों से वादे किए हुए हैं कि यार आपकी अगले साल आप लोगों को एडजस्ट करेंगे, उन्होंने अपनी तरफ से किया। तो जब यही एक जमहूरियत का भी हुस्न है, यही एक बड़े लोगों की बात है, उस बात में बात रखते हैं कि यार इस तरह इसको कर ले। अगर नहीं हुआ तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर किसी को सीट नहीं मिली तो वो ग्रुप छोड़ के चला जाए। मुझे ये बताएं कितने लोग होते हैं जो लोग ऐसा करते हैं कि घरों में किसी खाने की मेज़ पे आपने एक बाउल रखा है, उसमें खाना रखा है, तो अगर बड़े भाई है वो 2 उसमें गोश्त की बोटियाँ ज़्यादा खा गया तो छोटा भाई इस बात से लड़ के घर छोड़ के चला जाता है। और अगर कोई ऐसी बात पे जब लोग घर छोड़ के चले जाते हैं तो लोग उन्हें क्या कहते हैं? ये गैर मुनासिब चीज़ है। इन चीज़ों पे ग्रुप छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और ग्रुप छोड़ने के लिए ये रीज़न अगर होती कि हमारा ग्रुप परफॉर्म नहीं कर रहा, आके कोई बंदा के परफॉर्म नहीं किया, आप उमर अशरफ की परफॉर्मेंस देखें, आप ही मुझे बता दें कि उन्होंने क्या ऐसा काम नहीं किया जिस पे आप लोग सोचेंगे यार कि ऐसा होना चाहिए था। कोई एक मुझे बात बताएं कि जो उसने ना किया। डीसी लेवल के हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में 7 सेंट का जो बिजली का प्रॉब्लम था वो उसने हल करवाया। लूमों वालों का जो प्रॉब्लम थे वो हल कराया। उमर सलीम अपने दौर में वो कोरोना के सख्त हालात में लोगों के काम करवाते रहे। अभी ये रिसेंटली देखें, मोटरवे लिंक जो है वो हम लोगों ने मंजूर करवाया हमारे ग्रुप ने, और उसके लिए जो उस प्रपोज़ल के लिए जो एक्सपेंस है वो हम लोग अपनी जेब से दे रहे हैं। और इस हद तक झूठ बोला जाता है, उससे भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये इन्होंने एक मंसूबा बनाया और ये उसको एज अ बिज़नेस इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, यहाँ पे लेते हैं छोटा सा वक्फा और भट्ट साहब से उसके बाद पूछेंगे कि इनकी जो ग्रुप है इन्होंने पिछले साल की क्या परफॉर्मेंस रही, और मोटरवे लिंक के दरमियान जो सबसे बड़ी रुकावट कहा जा रहा है वो यही हुक्मरान ग्रुप है। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी भट्ट साहब, आप बात कर रहे थे कि आपने डिलीवर क्या किया पिछले 2 साल 3 साल, जितनी देर भी आपका ग्रुप जो है ना वो यहाँ पे बरसर इक़्तिदार रहा, आपने शहर के लिए क्या किया? कंपैरेटिवली हमारे बिल्कुल हमसाए में सियालकोट है, सियालकोट ने क्या अचीवमेंट्स हैं उनकी, ये बात मेरा ख्याल है आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है। एयरपोर्ट उन्होंने लिया, ड्राई पोर्ट उन्होंने लिया, सड़कें, ये वो जो भी आपके सामने है। आपके जो इस टाइम पे आपका जो ग्रुप है, उनके हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या किया पिछले 1-2 साल में, कोई नई अचीवमेंट्स? जी, वही मैं आपको बता रहा था। आपको प्यास लग गई, अब ब्रेक पे चले गए। तो जो हमारा ग्रुप है वो आपको बताया कि देखें, हम लोग बातें करते हैं कि यार चैम्बर को अपने, ये चैम्बर के काम नहीं है, सड़कें बनाना चैम्बर का काम नहीं है।
गलियां नालियां बनाना चैम्बर का काम नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिक्स करना चैम्बर का काम है। चैम्बर का काम है बिज़नेस कम्युनिटी को जो मसाइल दरपेश हैं उन्हें हुकूमत के आगे रखना और वहाँ से उसी तरह अपने जो बिज़नेसमैन हैं उन्हें फैसिलिटेट करवाना। जैसे टैक्सेस के मसाइल होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस के मसाइल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं, एनर्जी के मसाइल हैं, ये चीज़ें। हाँ, एक कदम आगे बढ़ाकर सियालकोट ने अपनी मदद आपके तहत, जैसे उन्होंने एयरपोर्ट बनाया, वहाँ से उन्हें ज़रूरत थी इस चीज़ की, उन्होंने वो बनाया। आज हम लोग समझते हैं कि हमें मोटरवे लिंक की ज़रूरत है, नहीं बनना चाहिए, तो हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया। वो इनिशिएटिव जो लिया है तो देखें, अगर उमर अशरफ ने जिस तरह वो किया है, वो एक कोई मामूली काम नहीं, इतने सालों में नहीं कोई करवा सका। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उसे कि उसने इतनी मेहनत करके इस पूरे 2-4-6 माह में उसने ये मंसूबा मंजूर करवा लिए और ये आने वाले वक्त में आपको इंशाल्लाह बनता हुआ नज़र आएगा। इसके ऊपर जितने एक्सपेंस है वो हमारे ग्रुप ने शेयर किया, हमारे जो लीडरान हैं जितने भी हैं उन्होंने शेयर किया। और वो इसलिए शेयर नहीं किया कि ये मंसूबा कल को हम लोग इससे कोई फ्रूट खाएंगे, इसलिए शेयर किया है कि गुजरांवाला के लोगों के लिए आगे चल के इसकी ज़रूरत है। अगर देखिए, जब ये मंसूबा बनने जाएगा तो आप भी जानते हैं, मैं भी सब जानते हैं, ऐसे तो नहीं होगा कि वो कहेंगे ये ले जी पकड़े जाएँ जाके सड़क बनाएं। ये 6 अरब रुपये का मंसूबा है, ये तो उन्होंने इसकी बिड करनी है, ओपन बिड होनी है, तो जो उस बिड को पूरा करेगा वही आके इसे पूरा करेगा। हमारा काम सड़कें बनाना थोड़ी। 2018 में ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी, अभी एक नए तरीके से, एक नए प्लान के तहत, एक नई फाइल के तहत इसको दोबारा खोला गया है। और क्या इस बात में, क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि आपके कायदीन समेत और आप समेत जो एक नई कंपनी बनाई गई है इस मोटरवे लिंक के लिए, आप उसके बेनिफिशरी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, वो कंपनी इसलिए बनाई गई थी कि हम नहीं थे चाहते कि जो लोग इसमें पैसे दें तो वो समझें बाद में कि यार ये मंसूबा अगर पाया तकमील तक नहीं पहुंचता या मंजूर नहीं होता। ज़ाहिर है जो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इस मंसूबे को आगे प्रपोज़ल बनाना था उस पर एक्सपेंस आते हैं, तो इसलिए बनाई गई थी ताकि हम लोग कहें कि यार ये इसको बना देते हैं। अगर नहीं आता तो ये पैसे अगर जाएँ तो कोई ये ना कि यार इन लोगों ने पैसों का गलत इस्तेमाल किया है या कोई हमसे हिसाब पूछता रहे, इसलिए हम लोगों ने ये पैसे दिए थे। और वो मंसूबे पे तो 3-4 करोड़ रुपए का ये मंसूबा तो नहीं है, तो 3-4 करोड़ में गली भी नहीं बनती। तो ये मंसूबे को ऑन एयर करने के लिए कि यार ऊपर तो आए, तो बाकी चीज़ें फिर जब ये बनेगा तो वो ओपन बिड होगी इसकी, वो गवर्नमेंट की तरफ से होगी और वो देखेंगे कि कौन लोग उसको उठाते हैं। जो कंपनी हो सकते हैं, NLC उठा ले, FW उठाए, जो भी उठाएंगे उन्होंने आके इस मंसूबे को बनाना है। आप उसके बेनिफिशरी नहीं है? नहीं, हम लोग बेनिफिशरी नहीं है, पूरा गुजरांवाला बेनिफिशरी है। इन्वेस्टमेंट जो कंपनी बनी है उसमें आपका नाम नहीं है? कंपनी बनी है उसमें मेरा नाम है। वो नाम ये है कि मैंने उसमें जो इसका एक्सपेंस आना है वो पैसे मैंने दिए हैं। मैंने भी उसमें शेयर किया कि यार हमारे गुजरांवाला का इसमें बेनिफिट है, ये बनना चाहिए। जब ये मंसूबा, ये सड़क बनेगी ना, तो इसमें ओपन शेयर फ्लोट होंगे पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई भी इसका वो शेयर खरीद सकेगा। और मैं हूँ, आप हों, कोई भी हो, उस पर वो उसका शेयर ले सकेगा। वो कोई भी सड़क बनाए तो उसका ये पब्लिकली एक उसका होगा। इसमें ये नहीं होगा कि कोई बंदा बेनिफिशरी अकेला नहीं होगा इसमें। 2018 हो सकता ही नहीं, ऑलमोस्ट कंप्लीट था। ये दोबारा रिव्यू किया गया है, रीओपन की गई है इस फाइल को, इसमें मॉडिफिकेशन की गई है, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखें, ये एक तरीकाकार उन्होंने बनाया हुआ है, वो ऐसे ही फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं ताकि लोगों को गुमराह करें। आप ओपन ये चीज़ इधर पड़ी है, ये चीज़ें आज के दौर में जहाँ पे मीडिया इतना फास्ट है, जहाँ पे कम्युनिकेशन इतनी फास्ट है, कोई चीज़ छुप नहीं सकती। 2020-21 में बहुत ज़्यादा एक बड़ा बुरा वक्त आया वाशिंग मशीन सेक्टर के ऊपर। FBR ने उनके ऊपर बहुत सारी कड़ी नज़रें रखी, उनके ऊपर टैक्सेस लगाए। चैम्बर ने उनके साथ क्या किरदार अदा किया था? बिल्कुल उनके साथ खड़े हुए हैं। उमर अशरफ ने पूरा भरपूर उनका साथ दिया। आप उनको बुला के पूछ रहे हैं? जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन है वो तो उन्होंने खुद किया सारी। उन्होंने नई एक वाशिंग मशीन, आपको पता है अभी यूनियन नई, बिल्कुल ये पहला साल है उनका। ये आप उनसे पूछे एसोसिएशन बनाने में किसका किरदार था, वो आपको बताएंगे। लेकिन एसोसिएशन के साथ एसोसिएट नहीं थे चैम्बर के लोग। ये कैसे हो सकता है? नैयर जमील भट्टी साहब के, क्योंकि वो खुद भी वाशिंग मशीन सेक्टर से हैं इस वजह से। नहीं, ये किस तरह हो सकता है? जो सदर है वो खुद वाशिंग मशीन सेक्टर से।
जो प्रेसिडेंट उमर अशरफ साहब हैं, उनका तो ये काम ही है वाशिंग मशीन बनाना। लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट, अभी जो वाशिंग मशीन सेक्टर के प्रेसिडेंट हैं, वो आपके साथ नहीं है, उन्होंने तो अगेंस्ट जाने का ऐलान किया। मैं बता रहा हूँ, आप उनको भी बुला के पूछ लें। बिल्कुल उन्होंने इस चीज़ का हमारे साथ ये कहा है कि हम लोग 100% मुतमईन थे उमर अशरफ की कारकर्दगी से और उमर सलीम की कारकर्दगी से। उन्होंने तो यहाँ तक मुझे कहा कि अगर दोबारा भी उमर अशरफ आएँ तो हम उनके साथ खड़े हों। पावर लूम सेक्टर और मेटल सेक्टर जो है, इसके अलावा चैम्बर में कोई किसी चीज़ की बात नहीं होती, देखें क्या वजह? लेकिन जो जितने मसाइल जिसे होते हैं और जितनी उसकी स्ट्रेंथ होती है तो वो ज़्यादा उतना ही सामने आता है ना। पावर लूम सेक्टर से बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, हमारे शहर की आज की नहीं, ये 1947 के बाद अगर सबसे पहले जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में चली तो आप देखें वो पावर लूम की ही थी। लोग हमारे मुंसलिक ही, हमारा मतलब मेरे फोर फादर जो हैं, मेरे वालिद साहब भी, उन्होंने इसी काम से स्टार्ट लिया। हम लोग भी लूमें ही चलाते रहे पहले। तो ये चीज़ ये है कि उसका सेक्टर बड़ा है, हमारे लोग ज़्यादा उसमें काम करते हैं। हमारा गुजरांवाला में वो एक बड़ा सेक्टर है, तो ज़ाहिर है उनके मसाइल भी और है, उनकी लेबर के मसाइल हैं, उनके साथ और मसले हैं, ज़ाहिर है उनके मसाइल होते हैं, वो चैम्बर से राब्ते में रहते हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ एक बात, अगर खुदा न खास्ता आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपका काम बिल्कुल मुनासिब तरीके से चल रहा है, तो आपको चैम्बर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको अच्छे तरीके से, आपका काम चल रहा है तो ज़रूरत ही नहीं आने की। इसमें गिले वाली तो बात नहीं है। अगर आप वैसे आना चाहते हैं तो 100 दफ़ा आएँ। ये चैम्बर जो मसूफ़ फरमा रहे थे कि बाप दादा की जगीर है, बाप दादा की जगीर किसी की नहीं है। ये अब आगे से प्लान कर रहे हैं कि ये बाप दादा की जगीर हम बना लें। अगर बाप दादा की जगीरें होती ना तो ये देखें ना, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना और दूसरों को कहना वो अनपढ़ है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और आपको पता ही नहीं, आप कह रहे हैं जी वो अपने आप को सो कॉल्ड लीडर कहते हैं, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है, आपको पता ही नहीं इन वर्ड्स का क्या मतलब है। तो आपको इल्म हो जो जमाती जो है ना सियासत चैम्बर के अंदर, ये तो आप जो दो पार्टियाँ हैं आपकी, इन्होंने ही स्टार्ट की थी 2018 में। मेरा नहीं ख्याल है अगर जमाती कोई भी नहीं है। किस तरह आप जमाती कहते हैं? मतलब तहरीक इंसाफ और नून लीग की जो सियासत थी, ये आपकी ही, इन दोनों पार्टियों ने ही 2018 में शुरू की थी। कैसे? आप अपने माजी को देख लें। आप बता देना, मेरे तो ख्याल में ऐसा नहीं है कुछ भी। उस वक्त जो नून लीग डिक्लेयर थी वो इखलाक भट्ट ग्रुप था और मलक ज़हीर तहरीक इंसाफ ग्रुप था। ये दो पार्टियां डिक्लेयर। आमिर रहमान किस ग्रुप में? उस वक्त वो आमिर रहमान मलक ज़हीर साहब के साथ था। अब आमिर रहमान किस ग्रुप में? वो तो बगावत कर गए आप लोगों से। उनका कहना ये है कि आपकी सियासत जो है, आमिर रहमान ने आपके अपने इंटरव्यू में तो एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मैं बगावत कर गया। तो उन्होंने कहा मलक ज़हीर हमें छोड़ गए। वो तो उसी ग्रुप में खड़े हैं, फाउंडर ग्रुप में। वो इत्तेहाद गोल्डन का उनके साथ तो ताल्लुक ही नहीं है। वो तो इत्तेहाद गोल्डन के, इत्तेहाद गोल्डन यही तो है कि आपको पता, वो फाउंडर का हिस्सा है। इत्तेहाद जो है वो अता फरीद उन्हें रिप्रेजेंट करता है और गोल्डन को आसिम अनीस रिप्रेजेंट करता है। आमिर रहमान जो है वो फाउंडर ग्रुप में है और उनका इत्तेहाद और गोल्डन के साथ ताल्लुक नहीं है। कल को कोई बंदा भी उनसे क्लैश होके वो समझे कि यार ये इन्होंने हमसे जो वादे मुआहदे किए हैं उन पे पूरा नहीं उतरे, तो आपको वो उधर से आते इधर नज़र आएंगे, इधर से लोग उधर जाते नज़र आते हैं। इसमें बुरी बात क्या है? 18-19 में आपके साथ थे, क्यों उन्होंने ऐलान नहीं, पहले आप पॉलिटिक्स की आपने देखें। सबसे बड़ी बात यह है कि बिज़नेस कम्युनिटी को पोलिटिसाइज़ करना ये एक जुर्म है। इसमें कोई पीटीआई या नून लीग वाली बात नहीं है। अगर आप पीटीआई या नून लीग की बात करें तो नून लीग वाली बात हो तो गुजरांवाला में 21 सीटें नून लीग वालों ने जीती थी। तो मैं इलेक्शन पे खड़ा हूँ तो फिर मुझे कौन हराएगा? गुजरांवाला को सेंट्रल पंजाब और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुस्लिम लीग का शहर कहा जाता है, और मुझसे बड़ा मुस्लिम लीगी कौन है? बताया ना मुझे। ये बात गलत है। आसिम अनीस उधर बैठे हैं, वो मुस्लिम लीगी नहीं है। अता फरीद खुद मुस्लिम लीगी है। यही तो इनकी बातें हैं। उन्होंने जो अनाउंस किया था क्या आसिम अनीस ने कि मेरा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, तो अगर आपको याद हो तो। नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात अनाउंस नहीं थी कि 2018 में उन्होंने अनाउंस किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो अब वो कौन सी पार्टी से? आप तो तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसी ग्रुप का हिस्सा। मेरा निशान इखलाक भट्ट ग्रुप चूँकि नून लीग को ही रिप्रेजेंट करते रहे हैं जिस तरह 2018 में हुई, तो क्या आपको इसी वजह से सामने तो नहीं लाया जा रहा कि आप जो है नून लीग के हल्का से हैं और अपना एक अच्छा हल्का अहबाब रखते हैं,
और चूँकि गुजरांवाला में नून लीग की MNA MPs की सारी सीटें आप लोगों ने क्लीन स्वीप किया हुआ है और यहाँ पे लोग शेर से प्यार करते हैं, शेर वालों से प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, क्या ऐसी चीज़ कोई चीज़ है इसमें? मैं आपको बता चुका हूँ, बिज़नेस कम्युनिटी बहुत सारा, वाशिंग मशीन वालों की आपने बात की, उस सेक्टर में आप चेक कर लें, उसमें नून लीग के बहुत ज़्यादा लोग हैं। उसमें अकील डार साहब भी मौजूद थे, वो PTI से हैं, शाहिद साहब मौजूद हैं, वो नून लीग से हैं। तो वो लोग इन चीज़ों को लोग नहीं देख रहे। वो लोग बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल और तरह के होते हैं। हम एफिलिएशन होना और चीज़ है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है। इस टाइम शहर की सबसे बड़ी कम्युनिटी, सबसे बड़ा सेक्टर जो प्लास्टिक सेक्टर है, उसमें आप लोगों ने क्या किया और क्या करेंगे आने वाले दौर में? देखें, मैं बता, प्लास्टिक सेक्टर जो है ना हमारा, उसमें लोग अपने जो उनको कोई मसाइल होते हैं तो वो लेके आते हैं। वो तो पहले से ही अपने चीज़ों को सेटल्ड है। मिसाल के तौर पे जैसे अब प्लास्टिक में ये बिलू भट्टी साहब जो है वो उसमें अपने आप को आगे लेके आ रहे, वो एसोसिएशन बना रहे हैं। ठीक है, आप वॉशिंग मशीन की कह रहे थे ना, वो वॉशिंग मशीन की एसोसिएशन में नहीं है। एसोसिएशन बन गई है जो प्लास्टिक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन क्या उसको पिछले साल तो ऐसा कुछ नहीं था, आप अभी आने वाले साल में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी को आप लेके आ रहे हैं आगे? नहीं, कोई देखिए, ये तो अपनी ख्वाहिश का इजहार किसी ने करना ना। ये इसमें ऐसे नहीं होता कि आप किसी को घर से उठा के जाएंगे, आए जी आगे ये करें। अगर ये इसमें है कि लोग समझते हैं कि जी हमारे जो सेक्टर है जिसका हम बिज़नेस कर रहे हैं उसमें मसाइल है, हमें आके उस मसाइल को हल करना चाहिए। तो वो जो लोग सेटल्ड है, जो समझते हैं यार हमारा बिज़नेस अल्लाह का शुक्र है ठीक चल रहा है, उसमें हमें कोई ऐसे कोई ख़ास मसाइल नहीं है, ना हम टाइम नहीं दे सकते, तो जो आगे हमने अपने ग्रुपों को लगाया हुआ है, जो मलक ज़हीर साहब हैं, शेख नसीम साहब हैं, अखलाक अहमद भट्ट साहब हैं, तो उनके ज़रिए वो अपने छोटे को मसाइल होते हैं उन्हें बताते हैं, वो टाइम दे रहे होते हैं, वो उन चीज़ों को हल कर लेते हैं। अगर प्लास्टिक इंडस्ट्री से कोई आना चाहे तो बिस्मिल्लाह ज़रूर है। प्लास्टिक इंडस्ट्री को पिछले 2 सालों से बहुत सारे मसाइल का शिकार रही है ये इंडस्ट्री, और ये अपनी मदद आपके तहत इन चीज़ों को जो अपना सॉल्व करते रहे हैं। तो इनके लिए क्या आप करेंगे नेक्स्ट टाइम? इनकी यूनियंस को लेके आप जो कह रहे हैं कि अगर कोई इनमें से कोई आना चाहता है तो हम उसको जो है ना इसमें एडजस्ट करने को तैयार हैं और मसाइल को हल करने के लिए तैयार हैं। बट साहब, अगर आपको अल्लाह ताला मौका देता है जी, इस चैम्बर को आप लीड करते हैं जी, तो आप क्या करेंगे? ऐसी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ कि जो एग्जेक्टिव मेंबर है, जब आप जो पुरानी रविश है कि जो एग्जेक्टिव मेंबरान आपके जीतते हैं, जो पहली AGM होती है उसमें आप उनको खड़ा करते हैं और हैंड ऊपर करवाने के बाद आप उनके तमाम इख्तियारात सल्ब कर लिए जाते हैं और प्रेसिडेंट को आप दे देते हैं, क्या आप इसको जारी रखेंगे या इस रविश को तोड़ेंगे? नहीं, देखें, इसमें यह है कि इंशाल्लाह अगर हमारा ग्रुप जीता है अल्लाह के हुक्म से, ये सब चीज़ें तो देखें अल्लाह के हुक्म से होनी है, वो तो अल्लाह के पास ही बात है कि किसने आना। अगर अल्लाह हमें मौका देगा तो इंशाल्लाह जो जिसका इख्तियार होगा वो उसी के पास रखेंगे। ना ही एक आदमी जो है ना वो इतने काम कर सकता। ये चीज़ें तो है ना, ये बांट के होनी चाहिए ताकि सब लोगों की ड्यूटियाँ लगी हों, और जो एग्जेक्टिव हैं, एग्जेक्टिव से लेकर प्रेसिडेंट तक सब एक ही तरह का इख्तियार रखते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पुरानी रविश तो यही है। चले जी, पुरानी बातों को छोड़े, हम अगली बात करें ना। आप लोग इंशाल्लाह हम लोग जो है आप इस रविश को तोड़ेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर तोड़ेंगे और दोस्तों को साथ लेके चलेंगे। और इसमें अगर अल्लाह ने मौका दिया तो देखें, एग्जेक्टिव जो है ना वो जब हमारा दौर अगर ख़त्म जब होगा और अगले की किसी की बारी आ रही होगी तो वहाँ पे एग्जेक्टिव खड़े होकर ये कह रहे होंगे कि यार हमारा बेहतरीन साल गुजरा है। अगर आपका अगेंस्ट ग्रुप कुछ सीटें लेने में कामयाब होता है या आपको कुछ सीटें मिलती, क्या आप अपोजिशन करेंगे और उसी तरह की करेंगे जिस तरह उन्होंने की? ये तो मेरे ग्रुप का फ़ैसला होगा ना जी, कि हम लोग अगर चंद सीटें लेते हैं, चंद सीटें वो लेते हैं तो क्या होगा। आने वाले वक्त के मतलब तो कोई बंदा कुछ कह नहीं सकता। ये ज़रूर कहता हूँ कि जो मेरे ग्रुप में जो संजीदा लीडरशिप मौजूद है तो वो इंशाल्लाह हर वो काम करेगी जिसमें गुजरांवाला के कारोबारी दोस्तों का फ़ायदा हो। हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और मैं किसी ऐसे काम का हिस्सा नहीं बनूँगा जिसमें हमारे कारोबारी दोस्तों का कोई नुकसान हो। हम लोग प्योर बिजनेसमैन हैं और मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ गुजरांवाला का शहरी, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि हमारा शहर, हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क दुनिया में नुमाया नज़र आए और लोग मिसाल दें कि यार ये शहर और ये इस मुल्क का ये शहर इतने ज़बरदस्त तरीके से इंडस्ट्री चला रहा है। डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बातें की, इंडस्ट्री के मुतल्लिक आप इतना नरम गोशा रखते हैं
उनके साथ आप तावन करने के लिए, उनके हर तरीके पे, हर इमेज पे, हर स्टेज पे उनके साथ जाने के लिए तैयार है। अगर इसको मैं दो लफ्ज़ों में पढ़ाऊँ तो ऐसा तो नहीं है कि आप उनके साथ तस्वीर के साथ उनके साथ तकलीफ़ में भी खड़े हों। तो इस चीज़ पे अगर आपका ग्रुप जो कि रविश नहीं है आपको दस्तबरदार कर देता है कि जनाब नहीं शुएब भट्ट साहब नहीं, तो कोई बात, आप तैयार हैं? मैं ऑन ऑफ कहता हूँ कोई बात। पॉलिटिकल देखें चीज़ों को मेरे दोस्त, मेरे ग्रुप के जो दूसरे ग्रुप के दोस्त हैं वो मसलसल जाके लोगों को ये कह रहे हैं, वो जब किसी के पास जाते हैं तो कुछ ज़ाहिर है मेरे भी इधर दोस्त मौजूद हैं, शहर के रहने वाला हूँ, किसी और दुनिया में किसी मुल्क में कोई एक पाई का कारोबार भी नहीं। तो मेरे जो दूसरे दोस्तों के पास वो जाते हैं तो वो मेरा नाम लेते हैं कि जी उधर वो खड़ा हो रहा है, तो हमारा भाई है, बड़ी देर से इस कारोबारी चैम्बर की खिदमत कर रहा है, तो वो कहते हैं जी उसको तो आने नहीं देना उन्होंने। तो मेरा सवाल है पहले ये बता दें वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिन्होंने मुझे आने नहीं देना। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से और इंशाअल्लाह ताला और इलेक्शन लड़ के जीतेंगे। हाँ, अगर हमारे ग्रुप में कोई मुझसे बेहतर बंदा समझ रहा है वो खुद को कोई पेश करे कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं खुद कहूँगा कि यार इसे मौका दें। ये कौन सी बात है? जो नसीब मेरे में नुमान साहब अल्लाह ने लिखा है वो ना किसी के कहने से ख़त्म हो सकती है ना किसी की देने से आ सकती है। जो वक्त मुकर्रर अल्लाह ने किया इंशाल्लाह वो होके रहेगा। बट साहब पिछले साल दो ग्रुपों ने मिलके, 3 टोटल ग्रुप थे, आप 2 ग्रुप मिल गए, एक अलहदा रह गया, उनकी रेटिंग थी 20-80, आप लोग 80 थे, वो 20 थे। आप इस साल में क्या रेट करते हैं? वो तो पिछले साल अभी अपने आप को यही कहते थे कि हम लोग 80 हैं। आप क्या रेट करते हैं? मैं तो ये समझता हूँ अभी भी वैसे ही खड़े, कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है। ख़ास फ़र्क नहीं है, पहले से बेहतर समझते हैं उनको? देखें, जब आपके पास चीज़ें होती हैं, आपके साथ लोग होते हैं, आपके साथ आपके दोस्त होते हैं, बड़ी पार्टी हैं, आपके पास ग्रुप बड़ा है, आपके साथ ज़्यादा एफिलिएशन है लोगों की, तो कोई अगर कोई जाएगा तो आपसे, जिनके पास आगे कुछ नहीं है उनके पास से कौन जाएगा, मुझे ये बताएं। तो ज़ाहिर है जब हमारे पास ही दोस्त ज़्यादा है, अकोमोडेट नहीं हो सके तो कुछ दोस्त नाराज़ हो, 1-2 नाराज़ होकर चले गए, तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए नाराज़गियाँ हर तरफ होती हैं, आपके साथ कुछ लोग नाराज़ हो, इन्होंने 444 लोगों को प्रेसिडेंट का वादा किया, कोई 221 लोगों को जिसको मिलते हैं कहते हैं आपको ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो जब ये नॉमिनेट करेंगे तो फिर आपको वो दोस्त वापस आते भी नज़र आएंगे, क्योंकि जब आप झूठ का सहारा लेते हैं या लोगों को झूठी बातें करते हैं तो वो ज़्यादा देर प्रोलॉन्ग तो नहीं कर सकते। और साहब आपने अपनी जितनी भी काविशें थी, आपने अपना माजी गिनाया, अपने प्रेसिडेंट्स ने जितनी भी 1-2 ने जो भी डिलीवर किया, आपकी डिलीवरी के जो डिलीवर किया आपके लोगों ने, तो आपके साथ तो लोगों को मिलना चाहिए था। उनके साथ लोग मिल रहे हैं, आपके साथ उनमें से कोई टूट के मिले? आप कोई मुझे एक भी बात बताएं कि कोई ऐसा बंदा गया हो जिन्होंने कोई नई रजीम का हिस्सा बनना हो। हर वो बंदा गया जिनके अपना टेनोर पूरा हो गया या उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि हमारा एक दफ़ा फिर बंदा ले। आप स्टीव फर्नस को देखें ना, तो सबसे पहले उन्होंने उधर से एग्जेक्टिव अनाउंस कर दिया कि ये बंदा आ रहा है। अभी सफियान मलिक साहब जो हैं अभी इस रजीम का हिस्सा थे। मैं ये कहता हूँ, उनको ये मैसेज भी है मेरा कि आप लोग हमारे भाई हैं। हम लोग इस गुजरांवाला शहर में हम लोग इकट्ठे रहते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी इकट्ठी है। आप लोग ये भी सोचा करें कि दूसरों को, लोगों को भी मौका देना चाहिए। अगर हर साल या इसको आपके ही लोग रिप्रेजेंट करेंगे चैम्बर में, तो बाकी लोगों का जो है ये 10 एसोसिएशन पे चैम्बर जो है वो एसोसिएशन का मजमू है। आप जो बाकी लोग हैं, जो बाकी एसोसिएशन है, उनको कैसे मौका मिलेगा? तो इसलिए जो है ना कि जो हमें छोड़ के गया और हमें किसने ज्वाइन किया, हमें जिन्होंने ज्वाइन किया ना, हम नहीं चाहते कि उन्हें हम लोग उनसे पर्दा उठाएं और फिर वो उनके घरों में जाके बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सपोज कर रहे हैं, आप हिडन रख रहे हैं। कोई बात नहीं, सामने लेके नहीं, कोई बात अपने जो पत्ते हैं जेब में क्यों छुपा रहे हैं? पत्ते जिनको पत्तों को पता है वो पत्ते टाइम से दिखाए जाते हैं, पत्ते ऐवी नहीं ना दिखा देते। ये ऐसी बस ऐसी कर रहे हैं। अभी एग्जेक्टिव अनाउंस हो चुके हैं दोनों साइडों पे, अभी तो नहीं, अभी कोई एग्जेक्टिव बिल्कुल थोड़ा एग्जेक्टिव अनाउंस होंगे ना। आपको अपने पते अनाउंस करने चाहिए ना, बताना चाहिए कौन से जेब में है, कौन से जिंदगी। सारा कुछ ही इधर ही मौजूद है, अल्लाह के हुक्म से। क्या मैसेज देना चाहेंगे बिजनेस कम्युनिटी को? जी बहुत शुक्रिया, ये बहुत आपने अच्छा किया। मेरी गुजरांवाला के बिजनेसमैन कम्युनिटी से ये गुजारिश है कि देखें, अगर जब आप लोग कहते हैं कि मसाले देते हैं आप सियालकोट चैम्बर की,
या दूसरे चैम्बर्स की, तो उसमें आप देखें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कंटिन्यूटी है। वो कंटिन्यूटी बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी शहर की जो है ना वो तमीर व तरक्की में। तो बराए मेहरबानी हमारे ग्रुप को वोट करें। हमारा ग्रुप जो ये असल हकदार है और आपके मसाइल को जो है ना वो हुकूमती लेवल पे ठीक तरह से प्रेजेंट करेगा और आपके मसाइल हल करेगा। और जो लीडरशिप है, जो हमारी लीडरशिप के मतलब बातें की जाती हैं, आप सब जानते हैं। अखलाक अहमद भट्ट से लेके आप मलक ज़हीर, शेख नसीम साहब देखें, बड़े बड़े वो मंसूबे चला रहे हैं, अपने अपने हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमारे बिज़नेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा जो दरीना मुतालबा था मोटरवे वाला, वो भी बनने जा रहा है, तो इसको कंटिन्यू करवाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा टाइम से ये इंटरव्यू आपने सुना होगा, बड़ा टाइम दिया होगा। और नुमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े सख्त सवाल किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मुखालिफ जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे उनसे भी ऐसे ही सवाल करेंगे ताकि उन्हें पता चले। और जो इंट्रो है ना वो देते हुए ये ख्याल रखा करें कि जो बड़े ग्रुप हैं जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है, तो आखिर उनमें कोई चीज़ होती है तो अल्लाह इज़्ज़त देता है। जो हमारा ग्रुप है वो इनसे डबल वोटों से लेके जीता था। तो इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखेंगे कि 18 तारीख को दोबारा ये बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह जीतेंगे और अल्लाह ने चाहा तो आपको लंबे अरसे तक ये ग्रुप जीता नज़र आएगा। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो बड़े बड़े शहरों में होती रहती। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे जी शुएब भट्ट साहब, जिन्होंने हर चीज़ को रेट किया और इन्होंने कहा कि 80-20 आज भी 80-20 है जो कि नज़र नहीं आता। और इन्होंने अपने पोर्टफोलियो और अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताया कि हमारे आने वाले जो गुजर गए प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया और हम आगे क्या करने जा रहे हैं। उनका कहना ये था कि जो लोग हमारे पास हैं हम उनको अपने पत्तों को शो नहीं करेंगे। जो लोग शो कर चुके हैं वो इसलिए कि वो उनके साथ अभी चले गए हैं और हर किसी को हर किसी का हिस्सा नहीं मिल सकता। हमारे पास जो है हम डिक्लेयर करेंगे लेकिन इलेक्शन के करीब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।